नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2026 और 27 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों, इसमें हमने जीके जीएस के अति संभावित प्रश्नों को लिया है जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, बैंक, रेलवे, एसएससी यूपी टेट, यूपी लेखपाल, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति इम्पोर्टेंट है। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है। पूछा गया कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है। साथियों, सप्तपर्णी गुफा राजगीर या राजगृह में स्थित है। कहाँ पर? राजगीर या राजगृह में स्थित है। ठीक है, जो राजगीर है ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। कहाँ पर? बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। इसे पूछा गया कि जो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पर स्थित है। इसे पूछा गया कि चैत्यगृह है वह कहाँ पर स्थित है। साथ ही चैत्यगृह यह कार्यालय में स्थित है। कहाँ पर? यह कार्यालय में स्थित है। ठीक है, यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। इससे पूछा गया कि वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। साथियों, प्राचीन बौद्ध काल में शिक्षा के 3 केंद्र थे। कितने? प्राचीन बौद्ध काल में शिक्षा के 3 केंद्र थे। कितने? 3 केंद्र थे। इनमें पहला था नालंदा, ठीक है, दूसरा था वल्लभी और तीसरा था तक्षशिला और विक्रमशिला। ठीक है, तो प्राचीन बौद्ध काल में शिक्षा के 3 केंद्र थे। इसमें पहला था नालंदा, दूसरा था वल्लभी, तीसरा था विक्रमशिला। ठीक है, तो जो नालंदा था यह बिहार में स्थित था। कहाँ पर? यह बिहार में था। ठीक है, वल्लभी यह गुजरात में था। कहाँ पर? यह गुजरात में था। ठीक है, और जो विक्रमशिला था यह भी बिहार भागलपुर में था। कहाँ पर? बिहार भागलपुर में था। ठीक है, तो जो वल्लभी है यह गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, यह बौद्ध धर्म का प्रमुख विश्वविद्यालय था, शिक्षा केंद्र रहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, इसमें सूची 1 दी गई है और सूची 2 दिए गए हैं, इनमें आपस में मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें आचार्य दिए गए हैं, उनके सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, कौन सा सिद्धांत है जो किस आचार्य के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें है लकुलिश, नागार्जुन, भद्रबाहु और गोसाल। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि किस आचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था। ठीक है, पहला है लकुलिश। लकुलिश ने दिया था पशुपति संप्रदाय। कौन? पशुपति संप्रदाय। ठीक है, लकुलिश से संबंधित है। ठीक है, नागार्जुन है वो शून्यवाद से संबंधित है, शून्यवाद। ठीक है, जो भद्रबाहु है, भद्रबाहु जैन धर्म से संबंधित थे। ठीक है, और जो गौसाल थे वो आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। किस संप्रदाय से? आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, तो इसमें हो गया पहले का तीसरा, दूसरे का बी का दूसरा, सी का चौथा, ठीक है, और डी का पहला। इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1, 2, 3, 1, 4। ठीक है, जो लकुलिश थे वो पशुपति संप्रदाय से संबंधित थे, नागार्जुन शून्यवाद से संबंधित थे, भद्रबाहु ये जैन धर्म से संबंधित थे, और गौसाल थे वो आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें जैन धर्म के तीर्थंकर दिए गए हैं और उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना कि कौन सा तीर्थंकर पहले आया और कौन सा बाद में। ठीक है, साथियों, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, इनमें प्रथम थे या पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव ये पहले तीर्थंकर थे। ठीक है,
हम बात करें अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो अंतिम थे महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, अब हमें कुछ तीर्थंकर दिए गए हैं, इनका क्रम देखना है कि पहले कौन आया। ठीक है, तो पहले आया अभिनंदन, पहले अभिनंदन आए। ठीक है, फिर आए पद्म प्रभु, फिर कौन आए, पद्म प्रभु दूसरे पर आए। ठीक है, फिर विमल नाथ, फिर आए विमल नाथ तीसरे क्रम में। ठीक है, और चौथे क्रम में आए थे मुनि श्रवत नाथ। ठीक है, मुनि श्रवत नाथ थे, वे चौथे क्रम में आए थे। ठीक है ना, तो इनका क्रम हो गया पहला, फिर चौथा। ठीक है, फिर आए दूसरे। ठीक है, फिर आए तीसरे। ठीक है, तो इनका क्रम हो गया पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सही है। ठीक है, कि पहले अभिनंदन नाथ आए, फिर आए पद्म प्रभु, फिर आए विमलनाथ, फिर आए मुनि सुब्रत नाथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। इससे पूछा गया कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। साथियों, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे, 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति या केवल ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालका नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर, ऋजुपालका नदी के तट पर। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष पूछ लिया जाता है, कौन से वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे और जंबिक ग्राम के समीप। ठीक है, तो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जंबिक ग्राम के समीप ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऋजुपालका नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। इसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है नायनार कौन थे। पूछा गया कि नायनार किस धर्म से संबंधित थे। तो नायनार शैव संत थे। कौन थे, नायनार थे वो शैव संत थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। पूछा गया कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। कितनी है, 9 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। इससे पूछा गया कि बेसनगर अभिलेख में जो हेलियोडोरस है वह कहाँ का निवासी था। तो बेसनगर अभिलेख में जो हेलियोडोरस है वह तक्षशिला का निवासी था। कहाँ का, तक्षशिला का निवासी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। इससे पूछा गया कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित या प्रदर्शित किया गया है। तो विष्णु के जो वराह अवतार है उसके द्वारा पृथ्वी का उद्धार करते हुए प्रदर्शित या अंकित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो पुरी की जो रथ यात्रा है वो किसके सम्मान में निकाली जाती है। साथियों, जो पुरी है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, पुरी में जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, किसका, जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, वहीं पर रथ यात्रा निकाली जाती है। तो यह भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, ठीक है, इनके सम्मान में जो रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, यदि हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। क्या है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है।
उड़ीसा में ही चिल्का झील है, ठीक है। उड़ीसा में ही भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। उड़ीसा में ही सूर्य मंदिर है, क्या है, उड़ीसा में ही सूर्य मंदिर है, ठीक है, जिसे हम कोणार्क मंदिर कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हम कोणार्क मंदिर कहते हैं। कोणार्क मंदिर को हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा, ठीक है। यदि हम बात करें जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है, ठीक है, इसे हम श्वेत पैगोडा कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वेत पैगोडा कहते हैं, ठीक है। जो जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पर भगवान कृष्ण और बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि किसके सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है, तो यह भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है। इससे पूछा गया कि राजा नंद का उल्लेख कौन सा अभिलेख करता है। तो राजा नंद का अभिलेख है, जो राजा नंद का उल्लेख है वह खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख करता है। कौन करता है, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मगध का कौन सा सम्राट अपरांत परशुराम के नाम से जाना जाता था। पूछा गया कि मगध का कौन सा सम्राट है जो अपरांत परशुराम के नाम से जाना जाता था। तो मगध का सम्राट था महापद्मानंद। कौन, महापद्मानंद था, ठीक है। यह नंद वंश का संस्थापक था। क्या था, नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। इसे अपरांत परशुराम के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। इससे पूछा गया कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक था वो किसके दरबार से संबंधित था। तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक था वो बिम्बिसार के दरबार से संबंधित था। किसके दरबार से, बिम्बिसार के दरबार से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इससे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। साथ ही यहाँ पर कुछ जनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है, ठीक है। तो आपको बताना कि कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अंग जनपद की राजधानी चंपा थी, ये सही है, ठीक है। कौशल की राजधानी ये गलत है, ठीक है, क्योंकि कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। क्या, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, ना कि अहिंसक, ठीक है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, ये भी सही है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन बी है जो ये गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, क्योंकि कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, अहिंसक नहीं थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। साथियों हम बात करेंगे महाजनपद की, ठीक है। साथियों महाजनपद काल में भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। कितने, 16 महाजनपद में विभाजित था, ठीक है। इनमें से चंपा किस जनपद की राजधानी थी। तो चंपा थी वो अंग जनपद की राजधानी थी। किस जनपद की, अंग जनपद की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ भी पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें है कंबोज। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी। क्या थी, कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी, ठीक है। और असमक की राजधानी पोटन या पोतली, ठीक है, ये भी सही है। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ये भी सही है, ठीक है। कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। लेकिन सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। क्या, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, ठीक है। कौशाम्बी नहीं थी, कौशाम्बी थी ये वत्स की राजधानी थी। कौशाम्बी राजधानी थी वत्स की और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पश्चिमी उत्तर भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। से पूछा गया कि सिकंदर की सफलता किन कारणों से थी, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया एक कि वह समय पश्चिमोत्तर भारत में कई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, मतलब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी उस समय भारत में, ये उसका एक प्रमुख कारण था। उसकी सेना बेहतर थी, उसे विद्रोही शासक की सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था, ठीक है।
तो इसमें जो ऑप्शन 1, 2, 3 ये सही है, ठीक है, क्योंकि उस समय पश्चिमोत्तर भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी एक कारण था उसकी जीत का। उसकी सेना बेहतर थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, ये भी सही है, लेकिन वह एक अच्छा प्रशासक था, ये गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1, 2, 3 ये सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, पोरस का युद्ध, ठीक है ना। तो झेलम नदी के तट पर हुआ था पोरस या बितास्ता का युद्ध, क्या पोरस या बितास्ता का युद्ध, ठीक है। यह सिकंदर और राजा पुरु या पोरस के बीच हुआ था, ठीक है, जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। इससे पूछा गया कि गुजरात है जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में शामिल था, यह किस में प्रमाणित होता है। तो यह प्रमाणित होता है जूनागढ़ के शिलालेख में, ठीक है, जो रुद्र दमन के जूनागढ़ शिलालेख है, इसमें प्रमाणित होता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली। इससे पूछा गया कि सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति है जो उत्तराखंड में कहाँ पर मिली है। तो उत्तराखंड के कालसी में, ठीक है, जो देहरादून जिले में स्थित है, कहाँ पर, यह देहरादून जिले में स्थित है, वहाँ पर सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे, कहाँ का शासक था। पूछा गया कि टॉलमी फिलाडेल्फस था, वह कहाँ का शासक था। तो टॉलमी फिलाडेल्फस था, यह मिस्र का शासक था, कहाँ का, यह मिस्र का शासक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। इससे पूछा गया किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। तो प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी, इसकी जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। किससे मिलती है, मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिका का मूल लेखक था। इससे पूछा गया कि इंडिका के लेखक कौन थे। तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे, कौन थे, मेगास्थनीज थे जो इंडिका के लेखक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है। इससे पूछा गया कि पुनर्विवाह किस में वर्जित था, ठीक है। तो पुनर्विवाह वर्जित था मनु स्मृति में, ठीक है, मनु स्मृति में पुनर्विवाह वर्जित था। साथ ही जो मनु स्मृति है ये सबसे प्राचीन स्मृति है। कैसी है, सबसे प्राचीन स्मृति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। इसमें कुछ शासक दिए गए हैं और उनके उपनाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि किस शासक को किस उपनाम से जानते थे, ठीक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य को दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना कि कौन से शासक को किस उपनाम से जानते थे, ठीक है। तो इसमें है जैसे कि चंद्रगुप्त को हम सेंड्रोकस के नाम से जानते थे। किस नाम से, सेंड्रोकस के नाम से जानते थे। बिंदुसार को हम अमित घात के नाम से जानते थे। किस नाम से, अमित घात के नाम से जानते थे। अशोक को हम प्रियदर्शी के नाम से जानते थे, ठीक है। और चाणक्य को हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे, ठीक है। तो इनका सही मिलान हो गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। इसको पूछा गया कि किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। तो आपको बताना है कि किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था पर ध्यान दिया था। महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या रुद्रदमन। तो गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था पर ध्यान दिया था अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन दोनों ने गिरनार क्षेत्र पर जल संसाधन व्यवस्था पर ध्यान दिया था, ठीक है। तो इसको अशोक और
चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये हो गए हैं दूसरे और तीसरा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। इससे पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। ठीक है, आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि शक संवत कब प्रारंभ हुआ था। इससे पूछा गया कि शक संवत की शुरुआत कब की गई थी। तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? शक संवत, हाँ, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। कब की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में शक संवत की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है या कितने वर्षों का अंतर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि विक्रम संवत और शक संवतों के बीच कितने वर्ष का अंतर है। साथियों, विक्रम संवत और शक संवत के बीच 135 वर्षों का अंतर है। कितना? 135 वर्षों का अंतर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली थी। पूछा गया कि किस वंश के साम्राज्य की सीमा है जो भारत के बाहर तक फैली थी। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस वंश के साम्राज्य की सीमा है जो भारत के बाहर तक फैली थी। ठीक है, तो इसमें दो साम्राज्य हैं। इसमें पहला है मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश। ठीक है, और दूसरा है कुषाण वंश। ठीक है, इनकी सीमा है जो भारत के बाहर फैली हुई थी। ठीक है, तो इसमें हो गया मौर्य वंश और दूसरा हो गया कुषाण वंश। ठीक है, तो इसके बी और सी इसके राइट आंसर हो गए।